हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे प्री के क्रैश कोर्स के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपकी तैयारी को एकदम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करवाने के लिए ये पॉलिटी का आपको वीडियो दिया जा रहा है। अभी तक पॉलिटी के 4 वीडियो हो चुके हैं और उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कवर कर रहे हैं। हालांकि महा सीरीज़ के अंतर्गत आपको विशेष डिटेल से चीज़ें पढ़ाई जा रही है, लेकिन प्री का चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हम यहाँ बता रहे हैं ताकि आपकी प्री की तैयारी भी अच्छी हो। और सबसे बड़ी बात है कि इनको रिवीजन के तरीके से करना है, आपको एक एक चीज़ें कनेक्ट करनी है। साथ ही जैसे ये वीडियो खत्म हो जाए इसके बाद घटना चक्र का वीडियो देखो हमारा, उसमें आप समझेंगे किस तरीके से चीज़ें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ आती है, उनको कनेक्ट करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जिन लोगों की मजबूरी है कि वो कोचिंग नहीं कर सकते, उनके लिए हमारा वीडियो पूरी तरह हेल्पफुल रहेगा। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे द्वारा इनिशिएटिव इसलिए चलाया जा रहा है कि बहुत सारे दोस्त दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं जिनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो आकर के मतलब कोचिंग करें। कोचिंग करना इतना कंपलसरी नहीं है, इसलिए पूरी समग्र मार्गदर्शन के माध्यम से ये वीडियोज आपको दिए जा रहे हैं और उसमें बहुत ज़रूरी हेल्पफुल चीज़ें आपको दी जाएगी। चाहे यूपीएससी या स्टेट बीसीएससी कोई भी एग्जाम हो, पॉलिटी के आने वाले क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे अदरवाइज यदि आपने इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। तो इसलिए आप सभी से यही निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको इसका फ़ायदा हो। और 2023 की इस नई वर्ष के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। 2023 की इस नई साल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और हम चाहते हैं कि नई उपलब्धियों के साथ ही आपकी जो साल है वो बने, इसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। परंतु आप भी निरंतर हमारा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। तो हम इस पॉलिटी के रिवीजन में आगे बढ़ते हुए अभी जो फंडामेंटल राइट्स को देख रहे थे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में से प्रीलिम्स में सवाल ज़्यादा आते हैं, विशेषकर पीसीएस में सवाल आर्टिकल से पूछे जाते हैं और यूपीएससी में अगर सवालों की हम बात करें तो आर्टिकल 21 को लेकर के या आर्टिकल 14 को लेकर के, आर्टिकल 17 को लेकर के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ईजी सवाल आते हैं कि किस, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनटचएबिलिटी को प्रोहिबिटेड किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, यानी अस्पृश्यता निषेध किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, तो वो आर्टिकल 17 है, वो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ऐसे सवाल आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। कई बार सवालों को थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि कौन से अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। आर्टिकल 15 के अंतर्गत जो अधिकार है वो आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30, ये जो अधिकार है इन अनुच्छेदों के अंतर्गत, वो अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए। और अदर जो सब अधिकार है, अन्य सभी अधिकार, वो सभी अन्य देश के लोगों के लिए भी जो भारत में रह रहे हैं, उन विदेशियों के लिए भी वो मूल अधिकार यहाँ पर हैं। लेकिन एक चीज़ और लिखी हुई है, शत्रु देश। याद रखना, शत्रु देश शब्द अभी कहीं पर भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। सामान्यतः ये माना जाता है कि जिस देश के साथ उस दौरान हमारा कोई युद्ध चल रहा है तो उस देश को हम इनमी कंट्री के रूप में काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस शब्द को कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया। तो ये अधिकार सभी के लिए प्राप्त है और ये अधिकार केवल और केवल भारतीयों के लिए प्राप्त है। इन्हीं अधिकारों में हम सबसे ज़्यादा, अगर हम थोड़ा सा एक चीज़ और छूट गई थी उसको देख लेते हैं कि निवारक नजरबंद को देख लेते हैं, जिसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये स्वतंत्रता के अधिकार के ही अंतर्गत आता है। आपको पता है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 to 22 तक होता है और उसी में 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है। इसमें क्या है कि एक तो किसी व्यक्ति को, एक होता है अपराधी और एक होता है निवारक, निरोध या नजरबंद। देखो, अपराध किसी व्यक्ति को कब माना जाएगा, जब कोई व्यक्ति उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन करता है, तब उसे अपराधी माना जाता है। जबकि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत उस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, अपराध कर सकता है ऐसी आशंका के आधार पर, यानी कि बिना किसी अपराध के, बिना किसी कानून का उल्लंघन किए उससे पॉसिबिलिटी है कि वो है ऐसी संभावना, ऐसा अपराध कर सकता है, उससे पूर्व भी, उस अपराध करने से पूर्व भी उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो जिस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ और इसे निवारक नजरबंद कानून बोलते हैं। और चूंकि ये निवारक नजरबंद कानून पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास भी है और राज्य विधानमंडलों के पास भी है। संसद इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड या सॉवरेनिटी से रिलेटेड या संप्रभुता से रिलेटेड कानून बना सकती है। अगर कोई ऐसा
देश की एकता अखंडता पर कोई खतरा है, अगर किसी व्यक्ति के बोलने से किसी देश की एकता अखंडता या किसी व्यक्ति के बाहर रहने से देश की अखंडता को खतरा हो सकता है, देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो उसके लिए संसद द्वारा कानून बनाया जाता है। और इस प्रकार का कानून संसद द्वारा निर्धारित जो विधि है उसके तरीके से उसको निर्मित किया जाता है। और अगर कानून व्यवस्था से संबंधित अगर कोई कानून बनाना है तो राज्य विधानमंडल बनाती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम विषय है वो स्टेट सूची के अंतर्गत आता है। इसमें अनुच्छेद दिए गए आर्टिकल 22 के 4 में क्या दिया गया है। देखो इसमें नॉर्मल है कि निवारक नजरबंदी कानून में और इसमें क्या अंतर है। नॉर्मल रूप से अगर आपकी गिरफ्तारी हुई है, नॉर्मल कानून का आपने उल्लंघन किया है और उसके अंतर्गत अगर आपकी गिरफ्तारी हुई है तो आपको 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। जबकि निवारक नजरबंद में ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं है, आपको लगभग 3 महीने तक बिना किसी को बताए, बिना किसी कारण बताए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसमें 3 महीने तक आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर 3 महीने से ज़्यादा अगर आपको बिना बताए गिरफ्तार किया जा रहा है, ये आपको मतलब कारण नहीं बताया जा रहा है या आपके लिए कोई वकील करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो फिर आपको एक कोर्ट समिति बैठेगी। इसके लिए मिनिमम 3 महीने तक रह सकते हैं और अगर उससे ज़्यादा किसी व्यक्ति को इसके अंदर गिरफ्तार रखना है तो उसके लिए एक कमेटी बैठेगी और उस कमेटी में एक समिति गठित की जाएगी। उसमें हाई कोर्ट का जज उस कमेटी की अध्यक्षता करेगा। ये कमेटी सिफारिश करेगी कि इस व्यक्ति को आगे के लिए निवारक नजरबंद कानून के अंदर गिरफ्तार करना है या नहीं करना है। अगर वो बोलती है कि हाँ अभी इसकी ज़रूरत है क्योंकि इसका बाहर रहना देश की खतरा हो सकता है, सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, तो उसको निवारक नजरबंद कानून के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत इनको फिर अपना प्रतिनिधि करने का अधिकार होता है। ये भी बाद में कर सकते हैं, अपना वकील कर सकते हैं। तो इस आधार पर निवारक नजरबंद कानून की विशेषता है। और संसद ने कई बार कानून बनाए निवारक नजरबंद से संबंधित। एक है मिसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 1974 में ये कानून बना था और 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ भारत में तो इसी कानून को लागू करके जितने भी विपक्ष के लीडर थे उनको श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उनको इसी कानून पर गिरफ्तार किया गया और बोला कि जो ये भीड़ खड़ा हो रही है, ये भीड़ कल हमारी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस आशंका के आधार पर इनको गिरफ्तार किया जाता है। ध्यान रखना, आशंका के आधार पर। उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आशंका के आधार पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वो होते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। एक आर्टिकल जो 31 संपत्ति का अधिकार है, इसका मामला क्या था। जो मूल संविधान था, मैं बात कर रहा हूं मूल संविधान की। मूल संविधान में क्या प्रोविजन था। तो मूल संविधान में आर्टिकल संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, 2 जगह था। एक था अनुच्छेद आर्टिकल 19 के अंतर्गत, आर्टिकल 19(1) है, उसके अंतर्गत था, जिसके अंतर्गत यह था कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक भारतीय नागरिक संपत्ति के विक्रय एवं उसके अर्जन का अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का बेच सकता है, उसको अर्ज कर सकता है, उसको कमा सकता है। तो ये हर व्यक्ति को संपत्ति कमाने का अधिकार था। यानी कि अर्न कर सकता है, उसको परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, उसका पूरा राइट्स है। ये आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत ये अधिकार था। इसके बाद आर्टिकल 31 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से ज़्यादा विस्तार तरीके से संपत्ति के अधिकार था, जिसमें 2 चीज़ें थी। एक तो थी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं छीन सकता। यानी कि ऐसा नहीं कि सरकार का जब मन आया छीन ले। अब देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी विधि बनाने का काम किसका है, संसद का। तो बिना संसद की परमिशन से किसी व्यक्ति की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा, अर्थात व्यक्ति की संपत्ति को सुरक्षित रखा गया था। इसके अलावा अब ये बात बोली गई कि राज्य द्वारा यदि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, अगर किसी पर्सनल व्यक्ति की या प्राइवेट व्यक्ति की किसी की कोई प्रॉपर्टी को राज्य यूज करते, मान लें सड़क बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए, या कोई एयरपोर्ट डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए लैंड चाहिए, तो इस प्रकार अगर राज्य किसी की संपत्ति का ऑक्यूपाई करता है तो उसके लिए उसको कंपनसेट देना पड़ेगा। ध्यान रखना, मूल संविधान में कंपनसेट शब्द था, क्षतिपूर्ति देनी होगी। ये देखो एक अंतर होता है। बाद में इंदिरा गांधी ने 25वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें कंपनसेट शब्द को हटा करके इसकी जगह शुल्क लगा दिया। अब ये दोनों में अंतर होता है, फाइन और इसमें कंपनसेट में। कंपनसेट में क्या होता था,
कंपनसेट में ये है कि अगर मान लें कि कोई ज़मीन आपसे 1 एकड़ ज़मीन अगर आपसे खरीदी गई है तो कंपनसेट के अंतर्गत उसकी जो मार्केट प्राइस है वो आपको मिलेगी। कंपनसेट में क्या मिलेगी? मार्केट प्राइस। और सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में इसको डिफाइन भी किया था कि कंपनसेट का मतलब क्या है। तो कंपनसेट जो क्षतिपूर्ति है इसका मतलब ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आप चीज़ सरकार किसी व्यक्ति की कोई चीज़ अर्जित करेगी या लेगी तो उसकी जो मार्केट प्राइस होगी वो सरकार उसको देगी। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हुआ कि इस शब्द को रिप्लेस कर दिया शुल्क से। शुल्क में क्या होता है कि सरकार की इच्छा पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना देना है नहीं देना। तो इस आधार पर अब अगर मान लें किसी की ज़मीन ली 1 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ या किसी की कोई प्रॉपर्टी ली है तो इच्छा है सरकार की 1 रुपया तो सरकार 1 रुपये भी इसको दे सकती है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मूल संविधान के अंतर्गत क्षतिपूर्ति शब्द यूज किया गया था, बाद में इसको शुल्क के साथ रिप्लेस कर दिया गया। अब हुआ क्या था कि मूल संविधान में यह संपत्ति का अधिकार थे जिसमें एक व्यक्ति अपनी संपत्ति की पूरा अर्जन कर सकता है। और उसी मूल संविधान में जो बेसिक संविधान 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 को था, उसमें ये 39B और C भी थे। आर्टिकल 39B में क्या लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा उत्पादन की यानी कि प्रोडक्शन का ऐसा सिस्टम अपनाया जाएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई हो। तो अर्थात अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई करनी है तो संपत्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जबकि आर्टिकल 19(1)E और R31 ये दोनों संपत्ति के केंद्रीकरण की बात कर रहे थे। तो इसलिए ये दोनों अधिकार, मौलिक अधिकार और DPSP मूल संविधान में इनमें विरोधाभास था और इसीलिए समय समय पर इनमें विरोधाभास उत्पन्न हुआ और इन्हीं विरोधाभासों के परिणाम स्वरूप इनमें जो डिस्प्यूट हुआ आर्टिकल 31 और 39B और C में, इसी के परिणाम स्वरूप 44वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 31 को हटाई दिया गया था ताकि इस प्रकार के विवाद से मुक्ति मिल जाए। तो इसके बाद आर्टिकल 39B और C को वरीयता दी गई और इस आर्टिकल 31 को हटा कर कानूनी अधिकार के रूप में इसको मान्यता दे दी गई है। अब कानूनी अधिकार में यह है कि इसमें आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत जाकर के आप रिट नहीं लगा सकते, आप केवल 226 यानी कि हाई कोर्ट के वहाँ जाकर के ही रिट लगा सकते हो। इसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट नहीं लगा सकते हो। अर्थात संपत्ति का अधिकार में का अगर उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप केवल हाई कोर्ट ही जा सकते हैं। एक चीज और, इस संपत्ति के अधिकार को हटा तो दिया गया, लेकिन अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक संस्थान है, अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग की कोई संस्थान है और उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी है और उसको यदि सरकार अर्जित करती है तो वहां पर संपत्ति का अधिकार लगता है। वहां सरकार उसको शुल्क नहीं देगी बल्कि उसे क्षतिपूर्ति देगी। तो ये एक अब बात, इसको ध्यान रखना, यदि अल्पसंख्यक वर्ग की कोई संस्थान है या उसकी कोई प्रॉपर्टी है उसको अगर सरकार ऑक्यूपाई कर रही है तो उसके लिए सरकार को उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, ना कि उसका शुल्क। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये अब बात था संपत्ति का अधिकार का, अपना ध्यान रखना कि ये 44वें संविधान संशोधन में इसको रिप्लेस कर दिया गया। पहले फंडामेंटल राइट था, अब इसे स्टेचुटरी राइट बना दिया गया है। अब इसके अलावा हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं वो ध्यान रखना, आर्टिकल 31 हो गया, 32 हो गया, आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को एक पावर देता है, किसको? ध्यान रखना, संसद को, कि वह किसी व्यक्ति के अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि वह सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, जो हमारी आर्मी फोर्स है या पुलिस फोर्स है या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां है या अन्य प्रकार के ऑफिसर, उनके अधिकारों पर क्या लगा सकती है? उनके अधिकारों को सीमित कर सकती है। जरूरी है, क्योंकि देखो अगर आर्मी के व्यक्ति के अधिकारों को यदि सीमित नहीं किया जाता तो वो व्यक्ति अगर मान लें सेना पर सीमा पे जाकर के उसकी डेथ हो गई या सीमा पे जाकर के उसको अच्छा खान पान नहीं मिल रहा या सीमा पे जाकर के उसका जीवन आपको पता है कितना जटिल हो जाता है, तो फिर वो आदमी आकर के आर्टिकल 21 के अंतर्गत रेट लगा देता कि मैं तो गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी रहा, तो फिर ये काम हो ही नहीं पाता, सेना अपना काम कर ही नहीं पाती। इसलिए पहले से ही संसद को ये शक्ति संविधान में दी कि जरूरत के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ किन व्यक्तियों के या किसी एजेंसी के अधिकारों को सीमित कर सकती है। और संसद द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 1950 में आर्मी एक्ट, 1950 में नेवी एक्ट और 1950 में एयरफोर्स एक्ट यानी कि सैन्य अधिनियम, नौसैन्य अधिनियम और वायुसेना अधिनियम के अंतर्गत
या पुलिस फोर्स एक्ट 1966, इनके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या संसद ने कानून बनाए और इन व्यक्तियों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, श्रमिक संघ की स्वतंत्रता, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता है उनको सीमित कर दिया गया। और यही कारण है कि सिविल सेवकों को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती। आप अगर सिविल सेवक के पद पे हैं तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपकी लिमिटेशन होती है, जबकि एक आम नागरिक के पास विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तो सिविल सेवकों के पास स्वतंत्रता क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 33 के अंतर्गत संसद ने उसको सीमित कर रखा है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उस संस्था के कार्यों को अच्छी तरीके से संचालित करने के लिए, अगर आईएएसओ के पास या सिविल सर्वेंट के पास यदि बोलने की स्वतंत्रता होती तो कुछ भी बोल देते नेता के खिलाफ, किसी के खिलाफ, तो उससे क्या लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो जाती, बड़ी दिक्कत आ जाती। इसलिए तो इसको फिर इसलिए आर्टिकल 33 के अंतर्गत या 33 के अंतर्गत संसद को अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति के या किसी संस्थान के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित कर सकती है, और ये 3 एक्टों के अंतर्गत उसने सीमित किया भी है। इसके अलावा हाल फिलहाल में एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो आर्मी में जो लोग काम करने जाते हैं, रसोइया होते हैं या बारबर होते हैं या मैकेनिक बावर्ची होते हैं, इनके भी अधिकार नहीं होते, क्योंकि इनको भी आर्मी का मेंबर के रूप में माना जाता है। हालांकि चाहे बॉर्डर पे जाके गोली चलाए मत चलाए, लेकिन इनको भी उसका सदस्य माना जाता है, इसलिए इनके भी फंडामेंटल राइट नहीं होते, इनके भी फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया गया। इसके अलावा होता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 संसद को एक शक्ति देता है, संसद को देगा कि अगर कोई क्षेत्र जहाँ अव्यवस्था है, जहाँ पर अशांति है, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रॉय है, बहुत खराब स्थिति में, तो वहाँ पर वह सैन्य शासन लगा सकती है। और सैन्य शासन का मतलब है कि वहाँ की आर्मी को विशेष अधिकार दे सकती है। तो वहाँ आर्मी को विशेष अधिकार देगी। जब आर्मी के विशेष अधिकार बढ़ेंगे तो नागरिकों के मौलिक अधिकार वहाँ पर सीमित हो जाएंगे। और इसी को लेकर के आपको पता है कि आर्म फोर्स स्पेशल पुलिस एक्ट बनाया गया था अपस्पा, और ये 1958 में बनाया गया था। और जहाँ जहाँ पर एक कानून लागू है, जिन जिन राज्यों में, उन राज्यों पे वहाँ के रहने वाले नागरिकों के अधिकारों को सीमित किया गया। इसमें अंतर्गत क्या होता है कि आर्मी किसी के घर जा कर के रात्रि में बिना उसकी सूचना के उसके घर की छानबीन कर सकती है। अगर किसी पे थोड़ा सा भी शक है तो उसको डायरेक्ट शूट आउट कर सकती है, किसी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, कि कोई व्यक्ति अर्थात व्यक्ति के सारे प्राकृतिक अधिकार उनको सीमित किया गया है। तो ज़्यादातर जहाँ जहाँ पर सैन्य कानून लागू होता है वहाँ व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है। तो आर्टिकल 34 के अंतर्गत सैन्य कानून बनाने की शक्ति भी संसद को दी गई है, मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ की अगर बात करें तो क्या अंतर है कि मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में, तो ये चीज़ देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो क्या इफेक्ट होता है, और मार्शल लॉ अगर किसी क्षेत्र में लागू है तो क्या इफेक्ट होता है। तो जहाँ जहाँ पर मार्शल लॉ लागू है वहाँ केवल और केवल फंडामेंटल राइट ही इफेक्ट होते हैं, जबकि यहाँ को पता है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे न केवल फंडामेंटल राइट कम होते हैं बल्कि सेंटर एंड स्टेट, इनके बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो भी सीमित हो जाता है, और संसद राज्य सूची के विषय पर जाकर भी कानून बना सकती है। दूसरी बात, आपको पता है कि मार्शल लॉ है, इसमें सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालय द्वारा इसको निलंबित किया जाता है, और जबकि इसमें भी नॉर्मल स्थिति है कि इसमें सरकार और सामान्य कानून न्यायालय जारी रहता है। मार्शल लॉ में क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर जिन जिन एरियाओं में ये मार्शल लॉ लागू होगा वहाँ पर उनकी पुलिस की व्यवस्थाएं सीमित हो जाएंगी, आर्मी की पावर ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में तो पुलिस की इतनी ही व्यवस्था बनी रहेगी जितनी पहले थी, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी बात, कानून व्यवस्था भंग होने से उसे दोबारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि मार्शल लॉ कहाँ लागू किया जाता है, वो एरिया, वो क्षेत्र जहाँ पर अशांति है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया अगर आप बात करें, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, या हम बात करें जम्मू कश्मीर में जो जम्मू वाला एरिया है, कश्मीर वाला एरिया है, वहाँ पर अशांति थी। तो उस अशांति को दूर करने के लिए हमें सेना को कुछ विशेष शक्ति देनी पड़ती है, नहीं तो वहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं बन पाती। इसको लेकर के बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी है कि इससे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को सीमित हो रहे हैं, सेना इनका दुरुपयोग कर रही है, लेकिन वो बात पूर्णतः सत्य नहीं है। क्योंकि यदि आपको अपराधियों, आतंकियों से लड़ना होता है तो ऐसी स्थिति में आपकी सेना को कुछ विशेष शक्ति आपको देनी पड़ती है, तभी जाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई कर पाती है। नहीं तो हर कोई आतंकी भी अपने फंडामेंटल राइट लगा देता, तो उससे क्या है कि फिर वो खुद तो दूसरों की जान ले रहा है और उसकी जान की बाजी आती है तो फंडामेंटल राइट लगा देगा, इसलिए वहाँ पर इन फंडामेंटल राइट को सीमित कर दिया जाता है।
इसके बाद आर्टिकल हम 32 को और अच्छे से देखें। आर्टिकल 32 में आपको पता है कि रेमेडीज दी गई है, यानी कि फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होता है तो व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह कहाँ पर इनकी शिकायत कर सकता है और कौन इनकी जिम्मेदारी लेता है। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करे, और सुप्रीम कोर्ट व्यक्तियों के अधिकारों की, फंडामेंटल राइटों की जांच करते समय या उनकी सुरक्षा करते समय विभिन्न प्रकार की रिट जारी करता है। कितनी? 5 टाइम्स, 5 प्रकार की रिटें उनको जारी करता है, जिनको हम देख लेते हैं। इनके सवाल भी आते हैं। सबसे पहली अगर रिट देखें हम तो हैवस कॉर्पस होती है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर बात करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत, 24 घंटे के अंतर्गत नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होता है या न्यायालय होता है, उसके न्यायालय के समक्ष उसको क्या करना पड़ता है? प्रस्तुत करना पड़ता है। और यदि वह व्यक्ति 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तो पुलिस पे भी कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं, न्यायालय उसकी प्राइमरी रिपोर्ट देखता है, जांच करता है। अगर न्यायालय को लगता है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस ने इसको वैसे ही बिना काम से, बिना बेकाम में इसको गिरफ्तार किया गया, ऐसा कोई अपराध नहीं है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को छोड़ा भी जा सकता है। तो अर्थात पुलिस की शक्ति को सीमित कर दिया कि पुलिस ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से, बेकाम में किसी भी तरीके से आया और उसको पकड़ के ले गई। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। बंदी प्रत्यक्षीकरण उस पर लिमिटेशन लगा देता है। अर्थात हैवियस कॉर्पस व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा देता है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया तो उसको तुरंत कोर्ट में प्रस्तुत करो कि वो गिरफ्तारी सही है या गलत है। अगर व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया तो उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि हैवियस कॉर्पस कहाँ कहाँ पर लागू होती है। तो ये नॉर्मली सार्वजनिक प्राधिकरण यानी पब्लिक जो अथॉरिटी है उसके विरुद्ध होती है। इतना ही, इसके अलावा कुछ प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी ये जारी होती है। लेकिन किसके विरुद्ध आप हैवियस कॉर्पस नहीं लगा सकते, किस स्थिति में आप हैवियस कॉर्पस रिट आपके लिए लाइन नहीं लग सकते, उसको आपको ध्यान रखना है। इसके सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं यूपीएससी में, विशेषकर यूपीएससी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति कानूनन, अगर व्यक्ति ने सच में किसी कानून का उल्लंघन किया है तो वहाँ उसकी हैवियस कॉर्पस रिट काम नहीं आएगी। इसके अलावा अगर कार्रवाई किसी विधानमंडल ने, अगर व्यक्ति ने डिफेमेशन किया है, व्यक्ति ने अवमानना की है किसकी, या तो पार्लियामेंट की या जुडिशरी की, तो उस व्यक्ति के, वह व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए हैवियस कॉर्पस नहीं लगा सकता। इसके अलावा पहले से ही न्यायालय ने उसको किसी हिरासत में ले रखा है, न्यायालय ने उस पर पहले से कोई कार्रवाई कर रखी है, तो भी उसमें उस पर हैवियस कॉर्पस नहीं लगाई सकती। और यदि वह व्यक्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, जैसे मान लें अगर पंजाब का हाई कोर्ट है और व्यक्ति है मान लें दिल्ली का, तो उस पर पंजाब का हाई कोर्ट है, वो उस पर रिट नहीं लगा सकता, उस पर दिल्ली का हाई कोर्ट ही रिट लगा सकता है। तो जो हाई कोर्टों की रिट होती है, सुप्रीम कोर्ट तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रिट लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में तो कहीं पे भी रिट लगा सकते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट में आपने रिट लगाई है तो हाई कोर्ट केवल उसी के क्षेत्राधिकार के विरुद्ध ही, अगर कोई व्यक्ति वहीं पर उसका उल्लंघन किया है तो ही वहाँ पर वो हैवियस कॉर्पस लागू कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो किन स्थितियों में हैवियस कॉर्पस नहीं लगती, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरी जो रिट है उसे बोलते हैं परमादेश या मैंडामस। इस रिट के अंतर्गत क्या होता है, ये रिट कब लगाते हैं, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी या कोई सार्वजनिक अधिकारी, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी या सार्वजनिक अधिकारी अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, तो उस समय हैवियस कॉर्पस रिट है, मतलब सॉरी मैंडामस रिट है, ये लगाई जाती है। परमादेश रिट को हाई कोर्ट लगाता है, सुप्रीम कोर्ट लगाता है। यानी कि अगर कोई सार्वजनिक अधिकारी, मान लेते हैं कि आप किसी पटवारी एसडीएम के पास गए और वो आपके काम को करने से मना कर देता है, तो आप इस रेट को लगा सकते हो। तो इस रेट के लिए अपील दायर कर सकते हो और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस रेट को उसके विरुद्ध लगाएगा, उस व्यक्ति से बोलेगा कि आपने इसका, उस व्यक्ति को डायरेक्शन देगा, उसको लताड़ भी लगा सकता है और उस पर कार्रवाई भी कर सकता है। तो वो रेट होती है कौन सी, परमादेश। लेकिन किन किन पर ये लागू नहीं होती, कहाँ पर इसको लागू नहीं किया? निजी व्यक्तियों के विरुद्ध ये बिल्कुल नहीं होती। अगर कोई विभाग जो गैर संवैधानिक है वहाँ भी इसको लागू नहीं किया जाता। अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति का कार्य जो कानूनन तो नहीं लेकिन उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, तो व्यक्ति इच्छा से मना भी कर सकता है, तो वहाँ भी लागू नहीं होगी। इतना ही नहीं, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध, हालांकि दोनों संवैधानिक पद हैं, लेकिन दोनों के विरुद्ध इसको लागू नहीं किया जा सकता, दोनों के विरुद्ध इसको नहीं लगाया जा सकता। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि राष्ट्रपति और
राज्यपाल ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और राष्ट्रपति आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो वो खुद मतलब कोर्ट में आए तो एक तरह से बहुत अजीब सी बात लगे, इसलिए इनको सर्वोच्च पद माना गया है। ये किसी भी स्थिति में कोर्ट के पास नहीं आएंगे, जब व्यक्तिगत मामला होगा तभी आएंगे। तो इसलिए ऐसी स्थिति में इनको क्या किया गया है कि इनको भी बाहर रखा गया है। और इसके अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं, तो उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस होते हैं, उनको भी इसके अधीनस्थ नहीं रखा गया है। हालांकि कौन कौन आता है, तो देखो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, उनके विरुद्ध इसको जारी किया जा सकता है। जितनी भी गवर्नमेंट की यूनिट इकाई है, गवर्नमेंट की संस्था है, उनके विरुद्ध भी जारी होता है। खुद गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध भी जारी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परमादेश रिट क्या है, किन किन के विरुद्ध लगाया जा सकता है, किन के विरुद्ध किस समय ये लागू नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक होती है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। ये कब होती है, इसे उच्चतम न्यायालय भी लगा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी लगा सकता है। इसमें होता है क्या कि अगर कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट, अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय ऐसे किसी मामले की सुनवाई कर रहा है जो उसके क्षेत्राधिकार में ही नहीं आता, तो वहां पर उस मामले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकते हैं। अर्थात उसमें चल रही कार्रवाई को रोक करके, ध्यान रखना प्रतिषेध में कार्रवाई चलती है, तो चल रही उस कार्रवाई को रोक करके अपने पास मंगवा सकता है। और इसके अलावा आती है, ये ध्यान रखना किसके विरुद्ध लागू की जाती है, तो ये प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध लागू नहीं होती। ये केवल और केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक यानी कि जुडिशरी और क्वासी जुडिशरी के विरुद्ध ही इसको लागू किया जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है उनके विरुद्ध नहीं होती, लेजिस्लेटिव जो अथॉरिटी है उनके विरुद्ध नहीं होती, और प्राइवेट व्यक्ति है उनके विरुद्ध भी इसको नहीं लगाया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ ये लगती है, कहाँ नहीं लगती है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आती है उत्प्रेषण, सैटियरी। इसमें क्या होता है कि उत्प्रेषण के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें ध्यान रखना थोड़ा, इसमें क्या है कि कोई मामले का जो हाई कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और उन्होंने वो निर्णय दे दिया, उसके बाद भी ऊपर की अदालत उनके विरुद्ध उस मामले को अपने पास मंगा सकती है, उस पर नया डिसीजन दे सकती है। तो इसमें तो उत्प्रेषण में क्या होता है कि डिसीजन हो गया हूँ, और प्रतिषेध में क्या होता है कि डिसीजन चल रहा है। ये अंतर ध्यान रखना था। तो ये 5 प्रकार की जो रिट है वो है। और इसके अलावा एक और रिट होती है अंतिम, वो उसे बोलते हैं हम अधिकार पृच्छा या क्वे वारंटो। क्वे वारंटो में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्य पे अगर कोई व्यक्ति पब्लिक पद पर बैठा हुआ है, तो आप जाकर के उस व्यक्ति के उस पद पर बैठे होने की वैधता की जांच कर सकते हैं कि ये व्यक्ति सही बैठा हुआ है या नहीं गलत तरीके से बैठा है। तो उसके विरुद्ध उस टाइम रिट जारी होती है, वो होती है क्वे वारंट। और यह रिट ध्यान रखना केवल सार्वजनिक कार्यालयों में ही जारी होती है, जो संवैधानिक रूप से उनका निर्माण किया गया है। तो ये 4-5 रिट हैं जिनकी बात हम कर सकते हैं। और ये रिट कब कब जारी होती है, किसके विरुद्ध भी जारी होती है, और किस स्थिति में इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या शक्ति है, हाई कोर्ट की क्या शक्ति है, तो आपको बताई दी गई। हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट की तुलना में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स की ही इनके विरुद्ध रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट है वो कानूनी अधिकार और फंडामेंटल राइट, लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। इसलिए हाई कोर्ट की रिट जारी करने की क्षमता ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इनको आपको जरूर ध्यान रखना है। आर्टिकल 31 को बिल्कुल ध्यान रखना है। प्रथम संविधान संशोधन है, आपको पता है प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत 2 चीज़ जोड़ी गई थी। हालांकि प्रीलिम्स में सवाल कम पूछा जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ, 9th शेड्यूल का थोड़ा सा ध्यान रखना, और सुप्रीम कोर्ट की कुछ डिसीजन है उनको भी ध्यान रखना है। तो मैं कुछ डिसीजन जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है उनको बता देता हूँ कौन कौन से डिसीजन है। तो सबसे पहले कई बाद आए हैं मौलिक अधिकारों को लेकर के डिसीजन आए हैं। तो इसमें एक है चंपकम दोहरेवाद। चंपकम दोहरेवाद 1951 में आया था, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि संसद है वो फंडामेंटल राइट्स में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। यानी कि संसद को फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत संशोधन करने की पूर्ण शक्ति थी। लेकिन आपको पता है फंडामेंटल राइट में अगर किसी प्रकार कोई अमेंडमेंट करना है तो विशेष बहुमत से होगा, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा विशेष बहुमत, उपस्थित
एवं मतदान करने वाला यानी प्रेजेंट वाले और वोटिंग करने वालों का 2/3 तथा टोटल मेजोरिटी। टोटल मेजोरिटी को आपको पता है, टोटल मेजोरिटी मतलब 545/2 + 1। अब 543 है ना, तो 543/2 + 1। तो इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो क्या होगा, विशेष बहुमत होगा। तो फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करने के लिए आपको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। इसके बाद एक सज्जन सिंह बात भी आया था 1965 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी स्पष्ट रूप से बोला कि संशोधन कर सकती है, संसद है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संशोधन कर सकती है। इसके बाद 1967 में आया था गोलकनाथ वाद, ये ध्यान रखना। 1967 में गोलकनाथ वाद, गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अर्थात मौलिक अधिकार असंशोधनीय हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जाता। गोलकनाथ वाद ने सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोला और इसमें यह भी कहा कि जो संशोधन है वो 13(2) के अंतर्गत जो विधियों को हमने परिभाषित किया है उसके अंतर्गत संविधान संशोधन भी शामिल है, जबकि संविधान में ये बात नहीं लिखी हुई है। संविधान में संविधान संशोधन को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन गोलकनाथ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत लीगल की जो लॉ की परिभाषा है उसमें शामिल है। इसके बाद इंदिरा गांधी के द्वारा 24वां और 25वां संविधान संशोधन किए गए थे और इनके अंतर्गत ये बात बोल दी गई कि संसद है वो संशोधन कर सकती है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आया वो है केशवानंद भारती वाद। ये ध्यान रखना 1973 में आया था। केशवानंद भारती वर्सेस इसको बोलते हैं हम केरल सरकार, केरल राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ फंडामेंटल राइटों में संशोधन तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संशोधन असीमित नहीं है, यानी कि उसमें क्या है लिमिटेशन है। और लिमिटेशन आपको पता है क्या लगाई, आधारभूत ढांचा। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले आधारभूत ढांचा, तो केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे को दिया। और आधारभूत ढांचा अगर कैसा है तो आप बोलना अनडिफाइन है, ये अपरिभाषित है, इसको परिभाषित नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आधारभूत ढांचा कुछ नहीं बल्कि संविधान के मूल दर्शन है, संविधान के मूल आदर्श है और संविधान के मेन वैल्यूज है, उनको इसमें शामिल किया गया है। और हम समय के साथ इसको डिफाइन करते जाएंगे, शामिल करते जाएंगे, लेकिन फिक्स डिफाइन इसको नहीं किया गया है। और इसमें समय समय पर कई चीज़ों को शामिल किया गया है, तो हम थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर की चीज़ें देख लेंगे। लेकिन केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही गेम खेला और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ आप संशोधन तो कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा जो बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध हो। तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो इसको सुप्रीम ने बोला इसको डिफाइन नहीं करेंगे। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के या आधारभूत ढांचे को अपरिभाषित रख करके कहीं ना कहीं संसद की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। इसके बाद समय समय पर विभिन्न प्रकार के और एक्ट आए। इसके बाद क्या हुआ, जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो गई तो आपको पता है प्रथम संविधान संशोधन में एक अनुसूची जोड़ी गई थी, शेड्यूल 9 जोड़ा गया था। और फर्स्ट अमेंडमेंट के अंतर्गत शेड्यूल 9 जोड़ा गया। तो इसमें यह बोला गया कि अगर कोई कानून हम शेड्यूल 9 में डाल देंगे तो उस कानून का सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता। अब क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर अगर बात आ गई तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा और जैसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा तो उसको उल्लंघन मानते हुए उसको रद्द कर देगा। तो सरकार ने क्या सोचा, फिर संसद ने भी या सरकार ने भी अपना रास्ता निकाल दिया कि भाई अगर हम कोई संशोधन करेंगे तो आधारभूत ढांचे का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देगा। तो संसद ने क्या किया कि उसके बाद जितने भी कानून बनाए ज़्यादातर कानूनों को 9th शेड्यूल के अंतर्गत डाल दिया, क्योंकि 9th शेड्यूल का रिव्यू नहीं किया जा सकता। ये बात चलती रही। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि यार सारे प्रोविजन को ये 9th शेड्यूल में डाल रहे हैं जो इररिलेवेंट है, क्योंकि 9th शेड्यूल बनाई गई थी भूमि के पुनर्वितरण के लिए। लेकिन अगर कोई आरक्षण का मामला है उसको भी 9th शेड्यूल में डाला जा रहा था। तो बोला आरक्षण का मामला भूमि पुनर्वितरण से रिलेटेड है ही नहीं है, तो इस तरीके से संसद द्वारा 9th शेड्यूल का मिसयूज किया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक जजमेंट दिया, IR कोयलो
ये लो ऐसा कुछ नाम है, IR कोहिल लो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि देखो 9th शेड्यूल का हम रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त रखी। 9th जो शेड्यूल है इसका हम रिव्यू तो कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि अगर 1973 से जो विषय इस 9th शेड्यूल में 1973 के बाद जोड़े गए उनका तो हम करेंगे रिव्यू, उनका तो रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन 1973 से पहले जोड़े गए उनका हम रिव्यू नहीं कर सकते। अर्थात जो विषय 1973 से पहले 9th शेड्यूल के अंतर्गत जोड़े गए हैं उनका हम रिव्यू नहीं करेंगे, और जो विषय 1973 के बाद 1973 के बाद इसमें ऐड किए गए हैं उनका हम रिव्यू कर सकते हैं। अर्थात आपसे कोई पूछे कि 9th शेड्यूल का रिव्यू हो सकता है तो रिव्यू हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से। आंशिक रूप से कैसे? क्योंकि जो 1973 के बाद जो सब्जेक्ट्स इसमें जोड़े गए थे उन सब्जेक्ट का हम सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। ये बात IR और कोलिहो बाद हुआ था सुप्रीम कोर्ट का 2007 में, उसमें बोला था, क्योंकि 9th शेड्यूल का मिसयूज किया जा रहा था। तो अब यहाँ तक देख लेते हैं। इसके बाद आते हैं मौलिक फंड DPSP के अंतर्गत। तो ये मेन अगर हम बात करें तो मेन तो अभी जो हमने देखा तो ये मौलिक अधिकारों से नॉर्मली सवाल इतने ही पूछे जाते हैं कि मार्शल लॉ में क्या इफेक्ट होता है, कौन से आर्टिकल में क्या हुआ है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा डीपली सवाल आते नहीं हैं, बस थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट और समझ लिया तो UPSC के सवाल भी आपको इजी लगेंगे। PCS में डायरेक्ट आर्टिकल से सवाल पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा DPSP, यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल और स्टेट एंड पॉलिसी। तो जितने भी नीति निर्देशक तत्व है DPSP है, इनकी अगर बात करें तो थोड़ा सा इनको हम देखते हैं फंडामेंटल राइट के साथ कंपेयर करके। देखो फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें तो ये नकारात्मक है। इनको नकारात्मक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। सीमित कैसे करते हैं? कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य व्यक्ति के अधिकारों को सीमित नहीं करेगा, राज्य व्यक्ति को बोलने की आज़ादी देगा। तो ये कैसे करते हैं? मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों को सीमित, मतलब व्यक्ति को ज़्यादा वरिष्ठ देते हैं और राज्य को सीमित करते हैं। अर्थात मौलिक अधिकार राज्य कुछ नहीं देता, बल्कि राज्य से बोला जाता है कुछ छीनना मत, देना तो मत लेकिन छीनना मत। जबकि DPSP के अंतर्गत राज्य की भूमिका पॉजिटिव होती है। इसमें राज्य सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अपना कार्य करता है, अर्थात व्यक्तियों को आधारभूत सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें राज्य की भूमिका सकारात्मक होती है। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट है वो न्यायोचित है, यानी कि फोर्सेबल है। मौलिक अधिकार क्या है? इनफोर्सेबल है। जबकि अर्थात इनफोर्सेबल का मतलब है या न्यायोचित का मतलब है कि यदि इनका उल्लंघन होता है, यदि राज्य इनका उल्लंघन करता है, राज्य इनको फॉलो नहीं करता, तो राज्य के विरुद्ध आप कार्रवाई कर सकते हो, रिट लगवा सकते हो हाई कोर्ट में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। तो इनको लागू करना वैधकारी होता है। जबकि DPSP है ये नॉन इन्फोर्सेबल है, अर्थात कानूनी रूप से आप इसमें अगर उल्लंघन हो रहा है, जैसे DPSP के आर्टिकल 45 में लिखा गया है कि बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं करें, अब राज्य करे या ना करें आप इसका वैधकारी नहीं कर सकते। इसको लेकर के आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, और सुप्रीम कोर्ट भी इनको लागू करवाने के लिए वैध नहीं है। तो DPSP है वो नॉन इन्फोर्सेबल है, जबकि फंडामेंटल राइट है ये फोर्सेबल। ये ध्यान रखना, यही बात कई बार सवाल पूछे जाते हैं इसको। इसके अलावा अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट व्यक्ति के राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की बात मतलब लोकतांत्रिक राजनीति की, यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति मतलब स्वतंत्रता और समानता किस क्षेत्र में? राजनीतिक क्षेत्र में। तो जैसे विचार व्यक्ति स्वतंत्रता हो या सभी के साथ समान अधिकार की बात हो गई। जबकि DPSP का उद्देश्य है सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति, यानी कि समाज के वंचित वर्गों की विशेष सुविधा करना, महिलाओं के लिए कुछ चीज़ें देना, बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करवाना, आधारभूत सुविधाएं देना, ये सब किस्म आते हैं DPSP के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ये कानूनी रूप से मैन है, ऑब्वियसली मैंने बताया था कि न्यायोचित है, फंडामेंटल राइट, इनका उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। जबकि जो DPSP है इनको लागू कराना केवल राज्य पे नैतिक दबाव है कि राज्य इनका फॉलो करें, अर्थात राज्य बाध्यकारी तो नहीं है।
और ये व्यक्ति के कल्याण की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट व्यक्ति की बात करते हैं, जबकि डीपीएसपी समुदाय की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, गरीब वर्गों की बात करते हैं, समाज के वंचित वर्गों के उत्थान की बात करते हैं। और आपको पता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आपको किसी प्रकार के कानून नहीं बना सकता, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार जिनको लागू करने के लिए आपको कानून बना सकता है, जैसे आर्टिकल 17। तो अनटचेबिलिटी वाला जो हमारा प्रोविजन है, इसके अंतर्गत संसद को कानून बनाना था। लेकिन सामान्य रूप से, सामान्य भाषा में यह है कि जनरली फंडामेंटल राइट अपने आप में क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, उनके लिए संसद को कानून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि डीपीएसपी के अंतर्गत जितने भी प्रोविज़न है उनमें आपको कानून बनाना पड़ता है। जैसे आर्टिकल 14 में लिखा है, लोकल गवर्नमेंट की बात लिखी हुई है, पंचायतों के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन इसका तब तक कोई यूज नहीं था जब तक कि 73वां एंड 74वां अमेंडमेंट नहीं हुआ। जैसे ही 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ तब जाकर के इनको लागू किया गया था, उससे पहले लागू नहीं किया गया था। इसी प्रकार अगर हम बात करें आर्टिकल 45 में जो एजुकेशन की बात की गई है, राइट टू एजुकेशन की, पहले राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 45 में था, बाद में इसको एक्ट बनाया और हमने राइट टू जो एजुकेशन है इसको फंडामेंटल राइट में शामिल कर दिया गया। फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आपको पता है कि शिक्षा का अधिकार 21A में है, तो वो पहले डीपीएसपी में था, बाद में उसको फंडामेंटल राइट में बना दिया। अर्थात इनको लागू करने के लिए आपको कानून बनाना पड़ता है संसद को। तो यही मेन इनमें अंतर है। और आपको पता है कि अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ तो आप न्यायालय जा सकते हैं, और न्यायालय फंडामेंटल राइटों की सुरक्षा करने के लिए बाध्यकारी है, और विशेषकर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जारी करने का अधिकार है वो भी स्वयं एक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। इसलिए तो ये इनका अंतर है, यही सवाल क्रिएट कर देता है आपसे। बहुत सारे सवाल यहीं से आते हैं, इनके अंतर से पूछे जाते हैं। कई बार आपसे पूछे तो एक शब्द और बताता हूँ, जो मूल अधिकारों के अंतर्गत जो राज्य है वो सीमित राज्य है, लिमिटेड है, या हम उसको पुलिस स्टेट बोल सकते हैं। फंडामेंटल राइट के अंतर्गत अगर राज्य की बात पूछे हमसे, फंडामेंटल में राइट स्टेट कैसा होगा, तो कैसा होगा, लिमिटेड होगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति की पावर ज़्यादा होगी। पुलिस से होगा क्योंकि इसमें राज्य की भूमिका केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने तक सीमित रहेगी। जबकि डीपीएसपी के अंतर्गत जो राज्य वेलफेयर होगा, आपको पता है आर्टिकल 38 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत एक जन कल्याणकारी राज्य के रूप में भूमिका निभाएगा। तो वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी में बात हो रही है। अगर आपसे पूछा भी जाए तो डीपीएसपी किसकी बात करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा और देते हैं। ये भारतीय संविधान के अगर बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है ना। और इतने बाद इनमें आपको पता है कि इसमें समाजवादी विचारधारा, आपको पता है समाजवादी विचारधारा जो समुदाय को ज़्यादा महत्व दे देती है, जो समानता की बात करती है। और इसमें उदारवादी विचारधारा यानी कि जो स्वतंत्रता की बात करती है, अधिकारों की बात करती है। और एक गांधीवादी विचारधारा जो गांधी जी की सत्य अहिंसा वाले लोकल गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वाली बात है, वो सारे प्रोविज़न डीपीएसपी के अंतर्गत शामिल किए गए। तो उनका सवाल ज़्यादातर है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक इनको शामिल किया गया। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, वो ज़रूर आपको एक बार देखने दें। तो जैसे आर्टिकल में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको बताता हूँ। वैसे तो आर्टिकल बहुत है, इसमें 15-20 आर्टिकल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं आर्टिकल 36 की बात करूँ तो इसमें राज्य स्टेट की बात की गई है। राज्य की, राज्य किसे बोलेंगे, स्टेट किसे बोलेंगे, तो आपको पता है नॉर्मल लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में स्टेट अगर किसी को राज्य परिभाषित करना है तो 4 चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। पहला, एक निश्चित एक जनसंख्या यानी उसकी अपनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरा, उसकी अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तीसरा, उसकी अपनी लैंड यानी अपना भूभाग होना चाहिए। और चौथा, उसकी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता होनी चाहिए। यानी कि अगर ध्यान रखना, यूपीएससी 2021 में सवाल ही था कि राज्य का मतलब क्या है, तो राज्य का मतलब यह है कि जनसंख्या हो, उसकी अपनी गवर्नमेंट हो, उसकी अपनी भूमि हो और संप्रभुता, उसे हम राज्य की श्रेणी में रखेंगे। और ये बात आर्टिकल 36 के अंतर्गत बोली गई। आर्टिकल 37 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आर्टिकल 37 ये बोलता है कि ये अप्रवर्त्य, नॉन इन्फोर्सेबल, यानी कि जो डीपीएसपी है इनको लागू करवाना बाध्यकारी नहीं, बल्कि ये मोरलिटी, स्टेट की मोरलिटी पे डिपेंड करेंगे कि स्टेट इनको लागू करवाना चाहता है या नहीं। अदरवाइज ये स्टेट की मोरलिटी पे डिपेंड करेंगे, इनके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 37 में ये बात लिखी हुई है।
अगर आर्टिकल 38 की मैं बात करूं, अगर आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बाकी सबको नहीं बताऊंगा। आर्टिकल 38 की बात करूं तो जन कल्याणकारी राज्य एंड वेलफेयर स्टेट है, वो आर्टिकल 38 में अनाउंस किया गया है। आर्टिकल 39 में आपको ध्यान रखना, अपना जो नालसा आता है या निःशुल्क न्यायिक सुविधा वाली जो नालसा एक्ट आता है, वो तो आर्टिकल 39 में आता है। सामाजिक न्याय की अगर बात करें हम, वो 39 से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। और आर्टिकल 40 की बात करें तो हम पंचायतों की बात की गई है आर्टिकल 40 में। और इसके अलावा आर्टिकल आपको पता है 44 में जो समान नागरिक संस्था है यानी यूनिवर्सल सिविल कोड है, वो आर्टिकल समान नागरिक संस्था है, वो आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल अगर 45 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 45 को थोड़ा समझना। सामान्य जो मूल संविधान था उसमें क्या था, उसमें मूल संविधान ये था आर्टिकल 45 में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और उनकी पोषण की व्यवस्था है वो स्टेट करेगा। स्टेट की यह जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, उनका पोषण, उनकी न्यूट्रिशन है, उनके हेल्थ पर ध्यान रखेगा। ये मूल संविधान में लिखा हुआ था। लेकिन 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके अंतर्गत क्या किया गया कि इस प्रोविजन को तो ले जाया गया आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 21A में अब क्या है कि 6 to 14 यानी कि निःशुल्क शिक्षा देना अब मौलिक अधिकार हो गया, जो पहले DPSP में था। और आर्टिकल 86 में इसमें क्या कर दिया, इसको 6 से 14 से कर किया जाकर इसको 0 से 6 यानी कि 0 से 6 तक के बच्चों को शिक्षा देना, उनका पोषण करना, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना राज्य की जिम्मेदारी है। अब ये चीज़ हो गई है, क्योंकि मूल संविधान में क्या था 6 से 14 वर्ष, तो 86वें संविधान संशोधन में 6 से 14 को तो जोड़ दिया मूल अधिकारों के अंतर्गत। अर्थात ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा जो पहले DPSP के अंतर्गत थी, उसको 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया शिक्षा के अधिकार के रूप में। और वर्तमान समय में आर्टिकल 45 में क्या है कि राज्य की जिम्मेदारी कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यानी प्रारंभिक एज में जो बच्चों की प्री स्कूलिंग होती है वो राज्य की स्टेट की जिम्मेदारी होगी। ये आर्टिकल 45 में लिखी हुई है। इसके अलावा आर्टिकल अगर 46 की बात करें तो ST SC या पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष सुविधा की बात करते हैं। और आर्टिकल 47 अगर 47 में बात करूँ तो पोषाहार है, मिड डे मील वाला, वो पोषण से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड बच्चों की या उनकी लाइफ को बचाने के लिए, उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, वो आर्टिकल 47 है। और आर्टिकल 48 में ये वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों को, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये आर्टिकल 48 में है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्टिकल हम बात करें आर्टिकल 50 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आर्टिकल 50 में शक्तियों का विभाजन की बात बोली गई, शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों का पृथक्करण किस किस के बीच में, ध्यान रखना शब्द लिखा हुआ है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। भारत में ध्यान रखना संसदीय शासन प्रणाली में सरकार के तीनों अंगों में स्पष्ट विभाजन नहीं होता, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका, इनमें क्या होता है, हारमोनियस होता है, यानी कि इनमें समन्वय होता है, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य है वो विधायिका के सदस्य होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी शक्ति पृथक्करण को स्वीकार किया गया, कैसे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक होंगी। और ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, आर्टिकल 50 के अंतर्गत लिखी हुई है, जो DPSP का भाग है। PCS में एक बार सवाल पूछा गया था ये स्पष्ट रूप से कि आर्टिकल 50 क्या है, तो आर्टिकल 50 शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है। इसके अलावा एक आर्टिकल और बताता हूँ लास्ट में आपको, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में यह है कि स्टेट को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अगर सेंटर या भारत कहीं पर शांति, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति समझौता करे तो उसको लागू करवाने में सहयोग करे। तो इस प्रकार भारत में जो DPSP है उनके अंतर्गत ये प्रोविजन किए गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे आर्टिकल 38 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्टिकल 39 भी इंपॉर्टेंट है, 40 इंपॉर्टेंट है, 44 इंपॉर्टेंट है, 45 इंपॉर्टेंट है, 48, 49 और 50 और 51 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनको लेकर के सवाल आ सकते हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतने नहीं। तो ये हो गए DPSP। इसके अलावा अब हम देते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। एक चीज़ ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य जब हमें अधिकार मिले हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे कुछ कर्तव्य करें, क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तभी वो दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है। तो इसलिए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन
42 में संविधान 42 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और उसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और इसके लिए 42वें संविधान संशोधन में एक नया भाग लाया गया था, भाग 4A, और एक नया आर्टिकल लाया गया था 51A, और इसके अंतर्गत नागरिकों के कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये कर्तव्य एक बार जरूर पढ़ना, क्योंकि इनको लेकर के भी कई बार सवाल आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कर्तव्य एक बार जरूर ध्यान रखना है कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान है उनका सम्मान करें। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन के हमारे जो आदर्श थे, नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, उनको भी हम सजाएं, उनको आगे बढ़ाएं और देश की एकता, अखंडता, देश की सॉवरेटी इसको बनाए रखें, देश की इंटरनल सिक्योरिटी और देश का राष्ट्र सेवा इसको बनाए रखें, और ये इसमें ध्यान रखना। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर ध्यान रखना है आपको, वो ये है 11वें नंबर का ध्यान रखना। जब इनको 42वें अमेंडमेंट में अगर इनको जोड़ा गया था उस टाइम इनकी संख्या थी 10। बाद में 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, मैं 86वें संविधान संशोधन को एक बार और डिस्क्राइब कर दूंगा, इसमें काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई थी इसलिए। तो 86वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसमें जोड़ा गया ये 11वें नंबर का, जिसके अंदर बोला गया 11 नंबर में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अवसर उपलब्ध होगा और यह पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि ये 11 हैं वर्तमान में, और मूल जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे उस टाइम में 10 थे, वर्तमान में 11 हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा लगभग 14 से 15 फंडामेंटल राइट की सिफारिश की गई थी, लेकिन उनमें से 10 को ही जोड़ा गया था। बाद में 11वें नंबर को जोड़ा गया, ये 2002 में जोड़ा गया था। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 86वां संविधान संशोधन में क्या क्या चेंजेस हुए थे। पहला चेंजेस ये हुआ कि आर्टिकल 45, इसमें पहले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात लिखी गई थी, इसको हटा करके 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की बात कर दी। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की जिम्मेदारी, उनकी शिक्षा, उनकी हेल्थ की जिम्मेदारी राज्य की होगी। और आर्टिकल 21 में ए, इसमें बोला गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हैं, उनको शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी, और ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत इसको रखा गया था। और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, और उसके अंतर्गत ये था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनकी शिक्षा की प्रोवाइड की जाएगी, और ये पेरेंट्स का जिम्मेदारी भी होगी कि पेरेंट इस प्रकार इसकी जिम्मेदारी निभाए। तो ये हो गए हमारे फंडामेंटल जितनी भी ड्यूटीज हैं वो हो गई, DPSP हो गए, फंडामेंटल राइट हो गए। तो अब हमारा सवाल एक बार आता है कि इस भारतीय संविधान में जो संशोधन की जो प्रोसेस है उसको लेकर भी कई बार सवाल पूछ ले जाते हैं। तो भारतीय संविधान में आपको पता है कि एक भारतीय संविधान एक रिलेवेंट या जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज का मतलब है कि इसको रिलेवेंट है, अर्थात अब कोई संविधान, आपको पता है 1950 में जब हमारा संविधान बना उस टाइम सिचुएशन अलग थी और 2021 में अलग है। अगर हम इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करते तो 2021 की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ये रद्द अब तक इरेलेवेंट हो जाता। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी प्रोविज़न की है कि आप इसको समय समय पर जो परिस्थितियाँ हैं उनके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकें। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर्स बताए थे उसमें आपको एक चीज़ बोली कि भारतीय संविधान रिजिड भी है तो फ्लेक्सिबल भी है, अर्थात इसके कुछ प्रोविज़न अमेंडमेंट के फ्लेक्सिबल है तो कुछ कठोर है। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ना तो ब्रिटेन की तरह बहुत इजी है और ना ही अमेरिका की तरह बहुत कठोर है। अर्थात भारतीय संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर, बल्कि मिश्रण है। क्यों मिश्रण है? क्योंकि कुछ प्रोविज़न तो लचीले हैं और कुछ प्रोविज़न कठोर हैं और कुछ प्रोविज़न इनके बीच के। और भारत में जो संविधान संशोधन की जो शक्ति है, प्रोसेस है, वो भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दी गई है। और यह शक्ति केवल और केवल संसद को, ये इंपॉर्टेंट है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल और केवल संसद को है, यह राज्य विधानसभाओं को नहीं है। और दूसरी बात, और संसद इस शक्ति का प्रयोग करती है और 368 के अंतर्गत और इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन
1973 से पहले ये प्रोविजन था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में कुछ भी कर सकती है, लेकिन 1973 के जो केशवानंद भारती केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं करेगी, और चूंकि आधारभूत ढांचे में इतनी चीज़ों को समावेश कर दिया कि संविधान का पूरा भाग उसी में शामिल हो गया, अर्थात संसद की शक्ति बहुत सीमित होगी। तो केशवानंद भारती वाद के बाद संसद की शक्ति को सीमित कर दिया गया था। तो अब इसकी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखना कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या हुई। तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसकी प्रक्रिया देखो संविधान के संशोधन का आरंभ सबसे पहले है कि संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक आएगा वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, वो राज्यसभा में आ सकता है और वो लोकसभा में भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना स्टेट काउंसिल में नहीं आएगा, वो राज्य विधानमंडल इसमें काम नहीं करेगी, अर्थात राज्य विधानमंडल हैं वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकती, ये काम केवल संसद ही कर सकती है। और इससे संबंधित जो विधेयक है वो कोई भी ला सकता है। इतना ही नहीं, विधेयक को मंत्री भी ला सकता है और प्राइवेट सदस्य भी ला सकते हैं, यानी कि निजी विधेयक। आपको पता है, अगर आपको एक बात और ध्यान रखना, हमारा जो 52वां 52वां अमेंडमेंट था उसको निजी विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया, तो आपको पता है कि निजी विधेयक, निजी सदस्य वो भी संविधान संशोधन के विधेयक ला सकते हैं। मैं 2 एग्जांपल बताता हूँ। एक तो 26वां संविधान संशोधन आया था, आपको पता है, जिसमें प्रीवी वर्ष खत्म किया गया था राजाओं का, शासकों का जो प्रीवी वर्ष खत्म किया गया था, उनको जो विशेष अधिकार दिए गए थे देशी रियासतों के शासकों को, जिनको समाप्त किया गया था, तो वो एक तरह का एक निजी विधेयक था। और आप अगर 61st अमेंडमेंट की बात करें, जिसके अंतर्गत जो मताधिकार की एज है वो 21 से घटा करके 18 की गई थी, वो भी एक निजी विधेयक ही था। तो ये यथार्थ कोई भी व्यक्ति ला सकता है, सांसद भी ला सकता है, मंत्री भी ला सकता है, किसी भी सदन में आ सकता है। और इतना ही नहीं, इसमें लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति नहीं जरूरत है, राष्ट्रपति की कोई रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है, कोई भी ला सकता है, किसी भी सदन में ला सकता है। इसके अलावा विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। अब विशेष बहुमत के तरीके कौन से हम आगे देखेंगे, लेकिन क्या चाहिए, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत क्या है, बहुमत प्लस उपस्थिति एवं मतदान करने वाले का 2/3, यानी कि विशेष बहुमत मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तो बहुमत यानी कि टोटल 273 हो गए, और उसके अलावा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 उसमें क्या करना चाहिए, वोटिंग करना चाहिए। और आपको पता है कि प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित होना जरूरी है, इस पर कोई भी असहमति होने पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संविधान संशोधन विधेयक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई सकती, क्योंकि ज्वाइंट बैठक में ज्वाइंट सेशन होता है, या उसमें क्या होगा कि इसमें राज्यसभा कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर है वो कम होते हैं। और यदि इस विधेयक, संविधान संशोधन के विधेयक में अगर संविधान के किसी ऐसे भाग में संशोधन किया जा रहा है जो संविधान के फेडरल सिस्टम को अगर डिफेक्ट करता है, उसमें बदलता है, तो उसके लिए फिर हमें उसे आधे राज्यों की विधानसभाओं में भी पारित करवाना पड़ेगा। और राज्यों की विधानसभाएं इसमें केवल सामान्य बहुमत से ही पारित करेगी। अर्थात जैसे अगर मान लें हमें समवर्ती सूची या संघ सूची या स्टेट शेड्यूल में अगर किसी प्रकार का कोई चेंजेस करना है, तो वो है विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक संसद में तो पारित होगा ही होगा, उसके साथ साथ देश की आधे राज्यों की विधानसभाएं सामान्य बहुमत से उसको पारित करेंगी, तब जाकर के उसको महत्वपूर्ण माना जाएगा। जैसे जीएसटी हुआ, तो जीएसटी जब आया तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने संसद में पास किया गया, इसमें राज्यों की भी सहमति लेनी पड़ी। तो ये हो गई। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राज्य विधानमंडलों में जाएगा, और राज्य विधानमंडल अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो राज्य विधानमंडल उसमें सहमति दे देगी, उसके बाद वो इस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट के पास एक ही ऑप्शन है उसमें कि वह उस पर सहमति दे, उसको ना तो रिव्यू कर सकता है और ना ही उस पर कोई पॉकेट वीटो लगा सकता है। राष्ट्रपति के पास एक ही विकल्प होता है कि उस पर परमिशन दे। राष्ट्रपति की जैसे ही इस पर सहमति देता है वह संविधान संशोधन अधिनियम की श्रेणी में आ जाता है। तो इसमें ये चीज़ें, इसकी प्रक्रिया ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रक्रिया क्या है कि सदन के किसी भी सदस्य, मतलब संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नंबर 2, इसको दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना बहुत ज़रूरी है, इसको विशेष बहुमत से पारित होना ज़रूरी है। अगर स्टेट से जुड़ा हुआ है तो इसमें आपको पता है कि स्टेट की आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति जरूरी है। इसको निजी जो सदस्य है वो भी इसको ला सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति के पास केवल और केवल एक ही विकल्प होता है कि उसको सहमति देनी पड़ेगी। अब संविधान संशोधन विधेयक अगर हम बात करें तो संशोधन के 3 प्रकार हमारे संविधान में है।
एक है संशोधन का साधारण बहुमत। तो ध्यान रखना, हमारे संविधान में देखो संशोधन का मतलब क्या होता है। संशोधन का मतलब है कि संविधान के किसी भी भाग में बदलाव करना, उसको जोड़ना, घटाना या अपडेट करना, ऐसे प्रोविजन को हम बोलते हैं संशोधन। तो वो कहलाएगा तो संशोधन ही। लेकिन एक संशोधन है साधारण बहुमत से। तो साधारण बहुमत से अगर हम संशोधन करते हैं तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। हाँ, संविधान में संशोधन तो करेगा लेकिन उसे 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के आधार पर अगर हम नए राज्यों का गठन करें या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अगर हम नए राज्यों का फॉर्मेशन करें, ऐड करें, तो उसके लिए जो विधेयक आएगा वो संविधान संशोधन विधेयक की श्रेणी में नहीं बल्कि साधारण विधेयक होगा। लेकिन संविधान संशोधन इसलिए बोलते हैं क्योंकि संविधान के किसी भाग में तो परिवर्तन करता ही है। तो इसलिए साधारण बहुमत से जो विधेयक संशोधन होते हैं उन्हें संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाता और वो अनुच्छेद 368 के भाग से बाहर होते हैं। इसमें कौन कौन से प्रोविजन आते हैं? अगर नए राज्यों का हम गठन की बात करें, उनकी सीमाओं बदलने की बात करें, या अगर हम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, उनके निर्माण, फॉर्मेशन और उनको समाप्ति करने की बात करें, तो अगर शेड्यूल 2 में अगर किसी प्रकार का कोई चेंजेस करना है, पार्लियामेंट की अगर कोरम की बात करें, उसकी संख्या घटानी है, बढ़ानी है, संसद के सदस्यों का वेतन घटाना है, बढ़ाना है, संसद के नियम, संसद की भाषा, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है, राजभाषा का प्रयोग है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को घटाना है, बढ़ाना है, नागरिकता की समाप्ति करनी है, निर्वाचन क्षेत्रों का रिव्यू करना है, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, इनमें अगर किसी प्रकार का बदलाव करना है तो संविधान संशोधन, लेकिन वो आर्टिकल 368 की प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आएगा। वो केवल साधारण बहुमत से जो जनरल कानून बनते हैं उन्हीं प्रोसेस से बनेगा। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आता है संसद के विशेष बहुमत। यानी कि विशेष बहुमत में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक विशेष बहुमत का मतलब है कि टोटल बहुमत प्लस उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ऐसे बोलते हैं विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत है वो ज़्यादा जरूरी है। और इसमें कौन कौन से प्रोविजन आते हैं? अगर फंडामेंटल राइट में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो वो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो वो, और वे सारे प्रोविजन जो इस जनरल मेजोरिटी से इसमें नहीं आते हो और ना ही इस प्रोसेस में आते हो। तीसरे प्रोसेस यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अगर संघीय विषय से जुड़े हुए हैं तब तो राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। एक विशेषता तो है, और एक जनरल जो मेजोरिटी की बात कर रहे हो, तो सामान्यतः संविधान के ज़्यादातर भाग है वो विशेष बहुमत से संशोधित होते हैं। चाहे हम प्रस्तावना की बात कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों की बात कर सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर सकते हैं, वो सभी विशेष बहुमत से पारित होते हैं। और आपको पता है कि अगर कोई संघीय मामलों से जुड़ा हुआ विषय है तो उसमें राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है। और राज्य विधानसभाएं कितनी राज्यों से? 50% स्टेटों से। जैसे वर्तमान में अगर 14, अगर हम बात करें 14 स्टेट है, 28 स्टेट है, तो लगभग 14 स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनसे हमें विधेयक को पारित करवाना पड़ेगा। और एक चीज़, इसमें कौन कौन से विधेयक है जिनमें राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है? तो जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर किसी प्रकार की राष्ट्रपति का इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसमें अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो विधेयक आएगा, संविधान संशोधन विधेयक, उसमें राज्यों की सहमति लेना हमारे लिए बाइंडिंग हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। इसके अलावा केंद्र और राज्य की अगर शक्तियों को घटाना है, बढ़ाना है, तो भी उसमें, क्योंकि इसमें भी राज्य इफेक्ट होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको पता है राज्य शामिल होते हैं तो राज्य प्रभावित होते हैं। और इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच में अगर शक्तियों का विभाजन करना है तो भी आपको आधे राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के इतना ध्यान रखना कि जिस जिस चीज़ से राज्य इफेक्ट होंगे उसमें राज्यों की सहमति लेना जरूरी है। जिस चीज़ से, जिन प्रोविजन से हमारे संविधान के फेडरल सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा उनके लिए हमें स्टेट की सहमति लेनी पड़ेगी। इस आधार पर हमारे संविधान संशोधन की जो तरीके हैं वो 3 तरीके हो गए, एक जनरल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो इस आधार पर भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की जाती है। तो एक सवाल हमारे यहाँ से आने की पूरी संभावना बनती है, ये आप ध्यान रखना।
और ध्यान रखना, संविधान संशोधन और संशोधन की शक्ति आर्टिकल 368 के अंतर्गत दी गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों आर्टिकल 368 के अंतर्गत दी गई है। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इसको यहीं तक ख़त्म करते हैं। आगे हम जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको पढ़ते हुए चलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। लेकिन अभी ध्यान रखना, जितने भी हमने प्रोविज़न पढ़े हैं ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। हालांकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना सवालों की जो नेचर है वो जैसे इसमें बनेगा संविधान संशोधन की प्रोसेस क्या है, और फिर कई बार ये भी बन सकता है कि किस, अगर मान लें इलेक्शन, राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड अगर हमें चेंज करना है तो उसमें संविधान संशोधन कैसा होगा, क्या उसमें राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ेगी? हाँ, उसमें राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ेगी। या 7th शेड्यूल में अगर किसी प्रकार कोई चेंजेस करना है तो भी राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जितने भी चीज़ हैं वो थोड़ा सा, जो भी देखो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ें देख रहे हैं तो थोड़ा सा समझ के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पीसीएस में तो आपको डायरेक्ट इतना ही सवाल पूछेंगे कि संविधान संशोधन है वो नॉर्मली किस अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है, कौन सी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत कैसे होता है। नॉर्मल इतने सवाल हैं। यूपीएससी में थोड़ा सा डीपली सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि इनमें से उठाया जा सकता है सवाल कि इसके अंतर्गत प्रोविज़न संशोधन किस तरीके से होगा, और 5th शेड्यूल में अगर संशोधन करना है तो किस तरीके से होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या 5th शेड्यूल में किया गया संशोधन क्या संविधान संशोधन माना जाएगा? तो हाँ, संविधान संशोधन है, लेकिन अनुच्छेद 368 की प्रोसेस से बाहर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फिर आगे हम करते हैं। तो इसी के साथ इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।